Press the bell icon on the YouTube app and never miss हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कई बच्चों के लिए सिरदर्द का कारण बन चुका है। उनसे अगर पूछा जाए कि भैया आप हिस्ट्री में बोलिए कि सबसे टफ चैप्टर कौन सा है, तो आंख बंद करके सपने में भी इसी चैप्टर का नाम लेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि बस इसमें अनफैमिलियरिटी ज़्यादा है। नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की जब बात करें तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उसमें जो नाम वगैरह आते थे वो जाने पहचाने थे। गांधी जी, भगत सिंह, ये नाम बच्चों ने बचपन से सुने हैं। लेकिन इसमें जो नाम आने वाले नेपोलियन, बिस्मार्क, वो थोड़ा नया हो सकता है। साथ साथ में वहाँ जो हम लोग जान रहे थे अपने मुल्क के बारे में, अपने देश के बारे में जान रहे थे। यूरोप में हम लोग कई अलग अलग देशों के बारे में जानेंगे, तो शायद इसी वजह से बच्चे थोड़े डरे रहते कि मुझे याद करने में, समझने में मुश्किल होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, डर आप अपने मन से निकालिए। ये चैप्टर भी बिल्कुल उतना ही आसान है जितना नेशनलिज्म इन इंडिया था। बस आपके नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात समझिएगा। चैप्टर बहुत मज़ेदार भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और बहुत आसान भी है अगर आप मान लें तो। क्योंकि हम लोग मैथ में भी मान लेते हैं एक्स, राजू की आयु एक्स है, जैसे ही एक्स मानते हैं तो उसके आयु निकल भी जाता है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि बहुत आसान है, और ये फिर आसान आपको समझ में कैसे आएगा, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए आप। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या हो रहा है? इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। नेशनलिज्म शब्द का मतलब हुआ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बीइंग, बिलोंग टू अ कंट्री, यानी आप किसी देश से बिलोंग करते हैं, किसी नेशन से बिलोंग करते हैं, इस तरह की जो फीलिंग आती है, इसको हम लोग कहेंगे नेशनलिज्म। इसको आप ठेठ शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते होंगे, कुछ लोग कॉलेज में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल के कुछ आइडेंटिटी होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, बैच होता है, आईडी कार्ड होता है, यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो अगर स्कूल वगैरह जब आप छोड़ दीजिएगा स्पेशली, तो आपको अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो उसमें कई बच्चों को स्कूलों की यादें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही। तो स्कूल से एक तरह का जुड़ाव है लोगों को। अब आगे चल के आप बहुत बड़े आईएएस वगैरह कुछ बन जाते हैं, तो देखिएगा कि हर कोई अपना स्कूल जाना चाहता है, देखना चाहता है कि अभी उसकी सूरत हाल क्या है, हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में स्कूल से एक जुड़ाव ज़रूर रहता है। तो यहाँ हम बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया, तो मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि पूरे देश से जुड़ाव की बात कर रहे हैं। अब ये नेशनलिज्म की वजह से होता क्या है? तीन चीज़ें होती है। पहला होता है कि लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूनिफिकेशन के लिए तैयार होते हैं, या वार के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल उस देश में होगा जो पहले से किसी और देश का गुलाम होगा। जैसे भारत के केस में हम लोगों ने देखा कि नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया गया, हमारे भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन जैसे कद्दावर नेताओं ने इसका इस्तेमाल करके लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, और फाइनली हम लोग उन्हें भगाने में, हटाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, वियतनाम में देखने को मिलेगा। दूसरा है यूनिफिकेशन। जैसे ही आपको देश से जुड़ाव फीलिंग होगा, तो आप चाहेंगे कि देश में बंटवारा नहीं रहे, लोग मिलजुल कर रहे। और मिलजुल कर रहने का मतलब पॉलिटिकली देश यूनिफाइड होना चाहिए। पॉलिटिकली यूनिफाइड का मतलब एक राजा हो, हजार राजा ना हो एक देश में, यानी एक कोई सेंट्रल रूलर हो। जैसे जर्मनी के केस में हम देखेंगे कि जर्मनी में ऑलमोस्ट 39 राजा थे। अब आप समझ सकिए कि ऐसे में चलेगा कैसे, देश यूनिटी कैसे आएगी? तो जब आप देश से लगाव रखते हैं तो आप चाहते हैं कि देश मिलजुल कर रहे। जब आपको अपने फैमिली से लगाव रहता है तो आप चाहते हैं कि फैमिली में जो भी लोग हैं सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उनके अंदर यूनिफिकेशन आ जाए। तो ठीक इसी तरह से यहाँ यूनिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा।
यानी कि जर्मनी 39 पार्ट्स में बटा हुआ था, 39 किंग्स थे। अब वो जर्मनी एक किंग के अंदर में आ जाएगा, चाहे वो डेमोक्रेटिक तरीके से आए या मोनार्कियल फॉर्म में आए, उसको हम लोग यूनिफिकेशन कहेंगे। और ये रिजल्ट किसका होता है? नेशनलिज्म की भावना का, फीलिंग का। वॉर, कई बार नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से जनता पे हावी हो जाती है और नेतागण इसका इतना यूज़ ज़बरदस्त करते हैं कि ये आखिरकार युद्ध की ओर आपको ले जाता है। तो ये तीनों का तीनों जो एग्जाम्पल है नेशनलिज्म की वजह से जो होता है, जो कारण है, जो इसका इफेक्ट है, वो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं यूरोप, यहाँ लिखा हुआ है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले आप समझ लीजिए कि यूरोप लिखने की वजह से आप डरिए मत, इसमें पूरे यूरोप की कहानी हम नहीं जानने वाले हैं। कुछ कंट्रीज के, सिलेक्टेड कंट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। वर्ल्ड मैप आप देखे होंगे तो आप जानते हैं कि एशिया ईस्ट में है, यूरोप वेस्ट में है। तो बीच में एक यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को बांट देता है। तो यूरोप में हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में फ्रांस पे, जो कि आप क्लास 9 में भी कर चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं जर्मनी पे, तो आप नाजिज्म में पढ़ चुके हैं। इटली में, जर्मनी हुई, फ्रांस हुई, इटली हुई, पोलैंड की भी चर्चा कुछ होगी और कुछ चर्चा आपकी ग्रीस की होगी। तो कुल मिलाकर इस 5 कंट्री के ही इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे और ब्रिटेन की भी कुछ बात कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ग्रीस, ये मेन 5 कंट्रीज की ज़्यादा चर्चा होगी। बाकी कंट्रीज जो है इक्का दुक्का कहीं पे कुछ उसका नाम आएगा, कुछ डिटेल से कहानी हमको नहीं पढ़ना है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड और ग्रीस, ये 5 कंट्रीज ही जब पढ़ना है तो इतना घबराने की बात क्या है? फ्रांस, जर्मनी तो आप पहले ही जान चुके हैं कुछ उसके बारे में क्लास 9th में। इटली, पोलैंड और ग्रीस के बारे में हम लोग कुछ और जान लेंगे, तो घबराने की कोई बात है नहीं। अब इसमें नाम वगैरह भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा नाम आने वाला है। इसमें एक नाम आपको मिलने वाला है नेपोलियन साहब का, नेपोलियन बोनापार्ट, यस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें जर्मनी के केस में एक नाम आएगा ऑटो वन बिस्मार्क का। फिर एक नाम आने वाला है मैजिनी का, गैरीवाल्डी का। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा नाम आने वाले हैं नहीं। 4 से 5 नाम में ही कहानी जो है पूरी की पूरी रिवॉल्व होगी। ड्यूक मैटरनिच नाम का भी एक आदमी है, उसका भी यहाँ पे नाम आने वाला है। तो 3-4 लोगों का नाम होगा। अब देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो नेशनलिज्म शब्द का मतलब मैंने बता दिया कि फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टुवर्ड्स वंस ओन नेशन, उसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल होता है। अगर कोई मुल्क किसी और मुल्क का गुलाम हो, उसके अंदर अधीन हो, या फिर वहाँ पे यूनिफिकेशन होता है, अगर देश टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, कोई एक यूनिटी नहीं है, यूनिफिकेशन नहीं है। तीसरा देखने को मिलता है कि लोग युद्ध की ओर ढकेल दिए जाते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म की जब फीलिंग आ जाती है। यूरोप की जब बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज की चर्चा करेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ग्रीस। इसमें जो पर्सनालिटीज की चर्चा होगी वो नेपोलियन, बिस्मार्क, मैजिनी, गैरीबाल्डी, ड्यूक मैटरनिच जैसे कुछ गिने चुने के नामों की चर्चा होगी। तो आपका डर तो अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि पता नहीं कितने लाखों, कितने लोगों के नाम जानने। तो हमें 4-5 लोगों के नाम जानने, जो मैंने अभी आपको बता दिए, और वो इतने भी मुश्किल नहीं है जितने कि आजकल टीवी सीरियल, वेब सीरीज और चॉकलेट्स वगैरह के नाम होते हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ग्रीस, ये 5 कंट्रीज है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि नेशन का आइडिया क्या है, नेशन कहते हैं किसको, और कैसे एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म का एक क्लियर एक्सप्रेशन था। तो इसमें कुछ बातें तो हम नहीं पढ़ेंगे और कुछ वही जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आगे होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म वगैरह कैसे बनता है, कितने तरह से लोग बटे रहते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं आपका। फिर आप इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोग पीजेंट्री लोग होते हैं, यानी कि पीजेंट किसान वाले काम कर रहे हैं। कुछ अरिस्टोक्रेट्स हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, कंजर्वेटिव्स है, लिबरल्स है, इस तरह की बातें करेंगे। फिर रिवॉल्यूशन होता है, ट्रीटी ऑफ वियना होता है, यह टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी सिर्फ रिवॉल्यूशन की चर्चा चलेगी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
कैसे पोलैंड में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कैसे ग्रीस को आज़ादी मिल जाती है ऑटोमन अम्पायर से, कैसे इसमें पेरिस रिवॉल्ट होता है, कैसे सालिशिया रिवॉल्ट होता है। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी इसमें हम लोग जानने वाले हैं, एक से एक मज़ेदार कहानी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार कहानी तो यहाँ आपको समझ में आएगी, जो जर्मनी और इटली का मेकिंग की कहानी है। यानी हम जानेंगे कैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ, कैसे इटली यूनिफाई हुआ, और साथ साथ में ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की स्ट्रेंज कहानी पढ़ेंगे। स्ट्रेंज बोली तो जर्मनी और इटली से थोड़ा मुख्तलिफ, थोड़ा अलग होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे नेशन को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज मतलब जैसे भारत में हम लोगों ने भारत माता के द्वारा देश को विजुअलाइज किया कि हाँ भारत माता ये नेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक उसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मैरियन ने इस तरह के कुछ एलिगोरीज का इस्तेमाल किया गया। अब एलिगोरीज क्या होती है, इसके लिए इंतजार करें, जब विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देयर आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कि कैसे नेशनलिज्म का यूज करके इंपीरियलिस्टिक एम को फुलफिल किया जा रहा था। इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, ज्यादा ज्यादा एरिया कब्जा करने की नीति, और जो आखिरकार वार में तब्दील हो जाएगी। हमने पढ़ा दिया है कि नेशनलिज्म का एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वार, तो वार यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हमने आज़ादी वाली बात की थी, तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़ते हैं। फिर हमने यूनिफिकेशन की बात की, तो वो यूनिफिकेशन यहाँ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के केस में देखने को मिलेगा। तो नेशनलिज्म की वजह से जो भी चीज़ें होती है वो सब इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में घबराने की कोई बात ही नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इस वीडियो को आप शुरू से देख लेंगे आखिर तक। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। फिर भी एक मैं ऐप बता देता हूँ, एक ऐप है खबरी ऐप। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो मेरे द्वारा कवर किए गए हैं, जो वीडियो के फॉर्म में नहीं है, ऑडियो के फॉर्म में। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ ऑडियोज़ वगैरह अपलोड होते हैं। तो खबरी ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, मेरा नाम लिख सकते हैं शहजाद सर, और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियोज़ वगैरह सुनने को मिल जाएंगे, स्पेशली हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको सुनने को मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग और आगे वाले टॉपिक की चर्चा करेंगे।